हेलो, दिस इज कमलेश आहूजा सर की केमिस्ट्री क्लास। तो डियर स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हमने बेसिक मोल कंसेप्ट डिस्कस किया था। मोल क्या होता है? मोल होता है गिवन मास इन ग्राम डिवाइड बाय एटॉमिक मास और मोलिकुलर मास। ठीक है। और फिर मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस कराए थे और फिर आपको 2 या 3 क्वेश्चन मैंने आपको दिए थे कि मैंने कहा आप सेल्फ ट्राई करना। साइंस के अंदर आप हमेशा ध्यान रखो, जितना सेल्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना आपकी ग्रूमिंग होगी, कॉन्फिडेंस आएगा और कंसेप्ट समझ में आता रहेगा। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस मस्ट है। तो ये वाला आई थिंक, मैं होप करता हूँ आपने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में मैं 3 क्वेश्चन छोड़ के गया था और यही कहा था कि आप इसको ट्राई करना, फिर मैं इसको सॉल्व करवाता हूँ। तो जिन्होंने सॉल्व किए हैं तो उन स्टूडेंट को मैं अप्रिशिएट करता हूँ। हाउ मेनी नाइट्रोजन एटम्स आर इन 0.25 मोल ऑफ CaNO3 होल ट्वाइस। तो 0.25 मोल है हमारे पास। किसके हैं 0.25 मोल? CaNO3 होल ट्वाइस। तो यहां पर वही क्लियर हो गया बेटा। 1 मोल, सपोज करो हमारे पास 1 मोल CaNO3 होल ट्वाइस 2 है, तो इसमें आप देख लो 1 मोल कैल्शियम होगा। देखो ये जो आयोनाइज होगा वो इस तरह से होगा, कैल्शियम प्लस 2 एंड 2NO3 माइनस। NO3 माइनस को नाइट्रेट आयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इट इज नाइट्रेट आयन। तो इसमें 2 नाइट्रोजन है, 2 मोल नाइट्रोजन है। और 2NO3 है, तो 3 into 2 6 मोल O एटम्स है एंड 1 मोल कैल्शियम एटम्स है। और ये क्लियर है कि जिन्होंने प्रीवियस क्लास अटेंड नहीं की है उनको फिर दिक्कत आएगी। यहां आपको फर्स्ट क्लास से ही रेगुलर पढ़ना है। जिन्होंने पहली क्लास अटेंड नहीं कर रखी है तो पहले फर्स्ट वीडियो देखिए, फिर सेकंड देखोगे। 1 मोल CaNO3 होल ट्वाइस 2, क्योंकि फर्स्ट वीडियो से ही ये कनेक्ट होते हुए कॉन्सेप्ट आगे बढ़ रहे हैं। तो यहां पर आप देख लो 1 मोल CaNO3 होल ट्वाइस 2 हैव 1 मोल कैल्शियम। दिख ही रहा है बेटा, ये देखो 1 मोल कैल्शियम है इसमें। और ये नाइट्रोजन के 2 मोल है, क्योंकि 2 है ना बेटा ये, तो ये 2 मोल नाइट्रोजन हो गए। बट यहां पर 6 कैसे हुए समझ में आ गया? ये 3 ऑक्सीजन है और ट्वाइस है, 2NO3 है। तो 2NO3 है तो क्या हो जाएंगे? 2 into 3 6 हो जाएंगे। तो हमारे को तो क्या पूछा है कि 1 मोल में 2 मोल नाइट्रोजन एटम्स हैं। इज इट क्लियर? 1 मोल हैव 2 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम। तो 0.25 मोल ऑफ CaNO3 हैव 2 into 0.25 मोल ऑफ N एटम। यानी जितने मोल्स हैं उसके बराबर तो कैल्शियम है, उसके बराबर तो कैल्शियम है और उसके डबल 2 है ना बेटा, देखो उसके डबल क्या हो जाएंगे? नाइट्रोजन एटम्स हो जाएंगे। तो हमारे पास नाइट्रोजन एटम्स कितने हो गए? 0.5 मोल ऑफ N एटम्स। ठीक है बेटा, ध्यान दो, किसी को समझ में नहीं आया तो ये नाइट्रोजन है और कितने हैं? 2 है ना ये नाइट्रोजन। ठीक है, 2 नाइट्रोजन है। तो नाइट्रोजन कितने हो जाएंगे? 0.24 इंटू 2, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल मैथमेटिक्स है। अब इसको नाउ नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स, तो नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स कैसे फाइंड करते हैं बेटा? मोल इंटू एवोगैड्रो नंबर 0.5। 0.5 को मैं 1/2 भी लिख सकता हूं। 0.5 की जगह मैंने क्या लिखा? 1/2 मोल।
6.022 into 10 raised to power 23, तो आंसर इज कम 3.011 into 10 raised to power 23 एटम्स। ये आंसर आ गया हमारे पास, ये रहा। सिंपल क्वेश्चन था बेटा, फिर भी मैं आज भी स्लो ही पढ़ा रहा हूं। रीजन ये है कि मैं बिगनर स्टूडेंट को देख रहा हूं अभी। यस, चलो ये क्वेश्चन होप करता हूं आपका सही हुआ होगा। फिर हाउ मेनी ग्राम ऑफ सल्फर आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 10 मोल एंड 10 ग्राम ऑफ H2SO4 रेस्पेक्टिवली। पहले फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं। ये बोल रहा है कि हाउ मेनी ग्राम ऑफ सल्फर आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 10 मोल H2SO4। तो हमारे पास 1 मोल H2SO4 है। तो जब हमारे पास 1 मोल H2SO4 है तो इसमें सल्फर कितना है? मैं सीधी सल्फर की बात करूं, 1 मोल। 1 मोल में तो 1 मोल H2SO4 है 1 मोल सल्फर एटम्स। तो 1 मोल में हमारे पास क्या है? 1 मोल में हमारे पास 1 मोल सल्फर एटम्स, और 1 मोल सल्फर एटम्स का मतलब कितना हो गया? 32 ग्राम। 32 ग्राम्स, क्योंकि सल्फर का एटॉमिक मास कितना है? सल्फर का एटॉमिक मास 32 है, तो 32 ग्राम किसके बराबर हो जाएगा? 1 मोल। मैंने आपको बताया किसी भी एटम के एटॉमिक मास को ग्राम में लिख लो तो वो 1 मोल के बराबर आ जाएगा। तो सल्फर का एटॉमिक मास कितना है? 32 है, तो 32 ग्राम 1 मोल के बराबर आ गया। तो 1 मोल सल्फर में क्या है? 1 मोल सल्फर में हमको दिख ही रहा है 1 मोल सल्फर है, 4 मोल ऑक्सीजन है, 2 मोल हाइड्रोजन है। लेकिन हमको इससे मतलब नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में हमको सल्फर के लिए पूछ रखा है। और अगर मैंने 1 मोल की जगह कितने ले लिए? 10 मोल ले लिए, तो 10 मोल सल्फर में क्या हो जाएगा? 320 ग्राम, क्योंकि 1 मोल सल्फर 32 ग्राम के बराबर है। तो 10 मोल सल्फर एटम्स कितने हो जाएंगे? तो फर्स्ट वाला आंसर आ गया बेटा कि 10 मोल, अगर हमारे को 10 मोल H2SO4 बनाना है, हमको क्या बनाना है? 10 मोल H2SO4 बनाना है, तो हमको 20 मोल तो H लेना पड़ेगा, 1 मोल S लेना पड़ेगा, एंड इधर ले लेता हूं थोड़ा। अगर मुझे 10 मोल H2SO4 बनाना है बेटा, 10 मोल H2SO4 बनाना है, मोल नहीं लिख रहा हूं, अंडरस्टूड है। तो यहां मेरे को क्या लेना पड़ेगा? 20H लेने पड़ेंगे, 10 मोल सल्फर लेने पड़ेंगे, एंड 4 into 10 40 मोल ऑक्सीजन लेने पड़ेंगे। तो 20, 10 और 40 मोल ऑक्सीजन मिलके हमारे पास 10 मोल H2SO4 आ जाएगा। 10 into 2 20 हो गया, ठीक है। और ये सल्फर कितने हो गए? 10 के 10 रहेंगे, लेकिन हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? हाइड्रोजन 20 चाहिए, क्योंकि एक H2SO4 में 2 एटम ये ऑक्सीजन के हैं, हाइड्रोजन के हैं, और ये ऑक्सीजन कितने ऑक्सीजन है बेटा? 4 ऑक्सीजन है। एनीवे, फिर देखो आप, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? देखो आगे बढ़ते हैं। 10 ग्राम ऑफ H2SO4, अब हमको 10 ग्राम, तो अब आप देखो 32 ग्राम सल्फर गिव 98 ग्राम H2SO4। समझ में आ गई मेरी बात? ठीक है। अब जिन बच्चों को नहीं आई, तो ये देखो बेटा, हमारे पास अगर H2SO4 का 1 मोल है, 1 मोल H2SO4 अभी अभी बताया मैंने, तो सल्फर कितना है? 32 ग्राम है। और H2SO4 का मोलिकुलर मास क्या है? मोलर मास ऑफ H2SO4, मोलर मास ऑफ H2SO4 इज 98। तो 1 मोल H2SO4 किसके बराबर हो गया? 98 ग्राम। तो H2SO4 का मोलिकुलर मास कितना है? 98 है। H2SO4 का मोलिकुलर मास कितना है? 98 ग्राम। और 98 ग्राम H2SO4 में 1 मोल सल्फर है, और 1 मोल सल्फर का मास कितना होगा? 32 ग्राम। तो यहां पर ये क्या हो गया? दिस इज द मास ऑफ 1 मोल सल्फर। मास ऑफ
1 मोल सल्फर, और ये हो गया मास ऑफ 1 मोल H2SO4 इन ग्राम, क्योंकि 1 मोल H2SO4 में 1 मोल सल्फर होता है। क्लियर दिख रहा है बेटा? ये देखो 1s 1s, तो 32 ग्राम सल्फर गिव्स 98 ग्राम H2SO4। तो नाउ यूनिटरी मेथड लगाना है। नाउ कितना हो जाएगा? तो 32, तो 10 ग्राम के लिए कितना आ जाएगा? तो 9, तो हमारे को क्या है देखो 9 में ऐसे लिख सकता हूं, इसको यूनिटरी मेथड है। 98 ग्राम H2SO4 रिक्वायर्ड, कितना रिक्वायर्ड? 32 ग्राम सल्फर। तो 10 ग्राम के लिए कितना होगा? 10 ग्राम H2SO4 required 32 upon 98 into 10 ग्राम सल्फर। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये आ जाएगा 3.265 ग्राम। आप करके देख लो। इज इट क्लियर? ठीक है, ये ऊपर पहले कंसेप्ट क्लियर किया, तो इसका मतलब 98 ग्राम H2SO4 के लिए 32 ग्राम सल्फर चाहिए। तो 10 ग्राम के लिए कितना सल्फर चाहिए? 10 ग्राम H2SO4 बनाना है तो हमको कितना सल्फर चाहिए? 3.265 ग्राम। ठीक है, अब कभी समझ में नहीं आया तो पॉज करके देख लो। थोड़ा मेरे को स्पीड बढ़ानी पड़ेगी बेटा, लेकिन वो अभी सेकंड क्लास है, इस वजह से स्पीड नहीं बढ़ा रहा हूं, क्योंकि कुछ बच्चे आज फर्स्ट टाइम फिर आ गए हैं। ठीक है, एनीवे फिर आप देखो आगे, हाउ मेनी मोल्स ऑफ सल्फर आर प्रेजेंट इन 4.9 ग्राम ऑफ H2SO4। तो 4.9 ग्राम H2SO4 में कितने मोल सल्फर के हैं? तो हमारे को सल्फर के मोल निकालने हैं। टोटल 4.9 ग्राम H2SO4 में हमारे को क्या फाइंड आउट करना है? देखो क्वेश्चन, सल्फर के मोल फाइंड आउट करने हैं। सल्फर के मोल्स फाइंड आउट करने। किसके मोल फाइंड आउट करने हैं? सल्फर के। किसमें करने हैं? 4.9 ग्राम H2SO4 में। किसमें करने हैं? 4.9 ग्राम H2SO4 में। तो यहां देखो, तो अभी मैंने बताया 1 मोल H2SO4 का मास कितना है? 98 ग्राम। और 98 ग्राम H2SO4 और 1 मोल में क्या है? 1 मोल सल्फर एटम है। ठीक है, तो 98 ग्राम H2SO4 में क्या है? 32 ग्राम सल्फर है, सल्फर एटम्स, 32 ग्राम सल्फर एटम्स है। तो 4.9 ग्राम में कितने हो जाएंगे? तो नाउ इन 4.9 ग्राम ऑफ H2SO4 सल्फर कितना है ये फाइंड आउट करना है। तो यूनिटरी मेथड हो जाएगा। तो 1 ग्राम में कितना हो जाएगा? 1 ग्राम H2SO4 में कितना हो जाएगा? 1 ग्राम में हो जाएगा 32 डिवाइड बाय 98 ग्राम। 98 ग्राम में 32 है तो 1 ग्राम में कितना हो गया? इतना। लेकिन हमको कितना चाहिए? 4.9, तो इसको इंटू कर दूंगा, 4.9 ग्राम सल्फर। अब मैं इसको सॉल्व करता हूं बेटा। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये आ जाएगा इतना ग्राम सल्फर आ जाएगा बेटा। चलो ये सल्फर आ गया। अब मोल का फॉर्मूला निकाल लेते हैं सीधा बेटा। अब ये तो ग्राम में आ गया ना, तो हम इसको सॉल्व नहीं करते। अब मोल का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? मोल ऑफ सल्फर। तो गिवन मास इन ग्राम, गिवन मास इन ग्राम डिवाइड बाय एटॉमिक मास। तो देखो बेटा, गिवन मास इन ग्राम क्या है? 32 इंटू 4.9 डिवाइड बाय 98। ये आ गया, ये वैल्यू यहां रख दी। ये गिवन मास इन ग्राम है। ठीक है, तो मैंने ये वाला वैल्यू ये रख दिया।
ठीक है, इसकी जगह ये रख दिया। और एटॉमिक मास सल्फर का कितना है? एटॉमिक मास ऑफ सल्फर इज 32। तो ये जो एटॉमिक मास है यहाँ ये 32 रखा। मैंने इसलिए कैलकुलेशन नहीं की कि मेरे का कैलकुलेशन पार्ट बड़ा हो जाएगा। अब देखो 32 से 32 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास कितना आ गया? 4.9 अपॉन 98 यानी 0.05। ये आंसर आ गया हमारे पास। इज इट क्लियर? ध्यान से देख लो। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन मैंने आपको एज ए असाइनमेंट दिए थे, तो आपको सोल्व करने चाहिए थे, और जिन स्टूडेंट ने सोल्व किए हैं वो आगे से आगे कंफर्ट होते जाएंगे, क्योंकि उनकी प्रैक्टिस हो गई, उनके कंसेप्ट क्लियर होते जा रहे हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन 0.064 ग्राम ऑफ द गैस। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। तो नंबर ऑफ, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन दिया था मैंने आपको, क्योंकि SO2 का मॉलिक्यूलर मास है, मोलर मास है, SO2 का मोलर मास है 64। इसका मोलर मास कितना बेटा? 64। तो मोल निकाल लेते हैं। मोल गिवन मास इन ग्राम 0.064 डिवाइड बाय 64। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। 0.001 दैट इज 10⁻³ मोल। अब नंबर ऑफ SO2 मॉलिक्यूल्स कितने हो जाएंगे? मोल कितने हैं? ये मोल फाइंड कर चुके हैं, ये रहे मोल, इनटू एवोगैड्रो नंबर 0.6 इंटू 10⁻23। तो सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आंसर। और मैंने कहा ना, अपन 6.023 भी ले सकते हैं, 6.022 भी ले सकते हैं, दोनों आंसर सही हैं। एनसीईआरटी में 6.022 लिया हुआ है, अदर बुक्स में 6.023 लिया हुआ है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यस, एटॉमिक वेट ऑफ हीलियम इज 4। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन 1 ग्राम ऑफ हीलियम। तो वही हो गया, देखो मोल का फॉर्मूला क्या आ जाएगा बेटा? 1 और डिवाइड बाय 4। मोल आ गए। अब नंबर निकालने हैं, तो नंबर के लिए मैं क्या करूंगा? 1/4 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23। तो ये आंसर आ जाएगा बेटा। सिंपल क्वेश्चन दिए हैं मैंने, ये तो आपको घर के लिए मेरा मतलब ये क्लास ओवर होने के बाद सेल्फ प्रैक्टिस के लिए दिए थे, तो इस तरह क्वेश्चन काफी करवा दिए मैंने। ठीक है, मोल निकाल लो, मोल को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करो तो एटम्स और मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं। मोल को जब एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर्स आ जाते हैं। Calculate the volume at STP occupied by 240 ग्राम ऑफ SO2। तो देखो स्टेप STP ये मैंने क्लियर किया था इंपॉर्टेंट पॉइंट में भी। एट STP 1 मोल ऑफ गैस, जो 1 मोल ऑफ गैस है, एट STP 1 मोल ऑफ गैस हैव 22.4 लीटर। STP का मतलब होता है टेम्परेचर 273 केल्विन, प्रेशर 1 atm और 1 बार। देखो 1 atm और 1 बार में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। 1 atm इक्वल टू 0.998 बार, तो हम इसको 1 ही ले लेते हैं। इसलिए अपन जनरल कैलकुलेशन में 1 atm को 1 बार के बराबर ही ले लिया करो बेटा। 1 atm को किसके बराबर ले लिया करो? 1 बार। तो 1 बार और 1 atm को कंफ्यूज मत किया करो। बेसिकली बार और एटीएम प्रेशर की यूनिट है, जैसे केल्विन टेम्परेचर की यूनिट होती है, केल्विन होता है, डिग्री होता है। इसी तरह से एटमॉस्फेयर और बार हम प्रेशर की जनरल यूनिट यूज करते हैं। और एसटीपी पे तो एट एसटीपी 1 मोल ऑफ गैस हैव 22.4 लीटर। तो आप इसको समझो बेटा कि क्वेश्चन कराने से पहले मैं थोड़ा सा और आइडिया दे देता हूं कि इसको बोलते हैं मोल वॉल्यूम रिलेशनशिप। 1 मोल ऑफ एवरी गैस ऑक्यूपाइज 22.4 लीटर ऑफ वॉल्यूम एट एसटीपी। तो आप ध्यान दो, आप जैसे मेरे पास 22.4 लीटर मेरे पास CO2 गैस है एट एसटीपी।
तो मैं बोलूंगा मेरे पास ये 1 मोल CO2 है। मैं कहूंगा इसके अंदर 6.022 इंटू 10⁻23 मोलिक्यूल्स CO2 है। मैं ये कहूंगा कि ये 44 ग्राम CO2 है। ये इस तरह से आपस में रिलेटेड हुए हैं, यानी 22.4 लीटर CO2 1 मोल मास के बराबर है। और 1 CO2 का मोलिकुलर मास कितना है? 44। मोलिकुलर मास ऑफ CO2 इज मोलर मास ऑफ CO2 इज मोलर मास ऑफ CO2 इज इक्वल टू 44। जो मोलर मास है CO2 का वो है 44। तो इसी तरह से अगर मेरे पास कोई भी गैस है, तो किसी भी गैस का अगर मैंने CO2 की जगह O2 गैस लिया, तो O2 गैस का जो मॉलिक्यूलर मास है, O2 गैस का जो मॉलिक्यूलर मास है वो 32 है। O2 गैस का मॉलिक्यूलर मास कितना है? 32 है। तो ये 1 मोल O2 हो जाएगा ये, और यहाँ 32 ग्राम आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो 22.4 लीटर गैस का जो मास होगा वो 1 मोल मास के बराबर होगा, यानी 32 ग्राम ऑफ O2 ऑक्यूपाई 22.4 लीटर ऑफ O2। अब इस रिलेशन को याद कर लो बेटा, बहुत सिंपल है, ठीक है ना। अगर और ये क्या हो जाएगा? मोलर मास के बराबर ग्राम में ले रखा है, तो ये चीज लेके हम क्वेश्चन कर लेते हैं। तो ध्यान दो, प्रीवियस क्वेश्चन में वापस जा रहा हूं मैं। तो प्रीवियस क्वेश्चन ये है कि कैलकुलेट द वॉल्यूम एट एसटीपी ऑक्यूपाइड बाय 240 ग्राम ऑफ SO2। 240 ग्राम ऑफ SO2। तो मोलर मास ऑफ SO2 64। तो मोल तो 64 ग्राम। अब इसको हम अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। मेथड नंबर 1, मोल फाइंड कर दो। मोल क्या हो जाएगा? गिवन मास इन ग्राम 240 डिवाइड बाय 64। तो यहां पर मोल्स आ गए 3.74 3.75। मोल्स कितने आ गए बेटा? 3.75। अब वॉल्यूम ऑफ 3.75 SO2 गैस एट STP, तो क्या हो जाएगा? 1 मोल का तो 3.75 तो मोल है हमारे पास, 3.75 तो मोल है, और 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है? 22.4। तो 3.75 का कितना हो जाएगा एट STP? तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास 84 लीटर। वो आ गया, कैपिटल L भी लिखते हैं एट STP। एक सेकंड मेथड, हम एक क्वेश्चन को अलग अलग मेथड से कर सकते हैं। सेकंड मेथड ये है कि 64 ग्राम ऑफ SO2 मतलब क्या हुआ? 1 मोल हुआ। 62 ग्राम ऑफ SO2 किसके बराबर हुआ? 1 मोल के बराबर हुआ। तो 62 ग्राम ऑफ SO2 ऑक्यूपाइड कितना वॉल्यूम? 22.4 लीटर एट STP। तो 240, तो 1 ग्राम ऑफ SO2 ऑक्यूपाइड कितना? 22.4 डिवाइड बाय 64, यूनिटरी मेथड। लेकिन हमारे को कितना दे रखा है? 240 ग्राम दे रखा है, ये रहा। तो 64 से 22.4 लीटर ऑक्यूपाई होता है, तो 240 ग्राम से कितना ऑक्यूपाई होगा? 22.4 डिवाइड बाय 64 इनटू 240। अगर हम इसको भी सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 84 लीटर आ जाएगा। तो आपको जो भी अप्रोच समझ में आए, क्योंकि ये 64 ग्राम SO2 क्या है? ये है मास ऑफ 1 मोल SO2, क्योंकि SO2 का मोलिकुलर मास कितना है? SO2 का मोलिकुलर मास ये लिखा हुआ है 64 ग्राम बेटा। तो इस तरह से आप इसके क्वेश्चन कर सकते हैं। तो ये केवल हमने बेसिक इस चैप्टर में केमिकल अरिथमेटिक्स है, और केवल
बेसिक फॉर्मूले हैं और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। ये डिस्कस कर चुके हैं। अब हम आ जाते हैं नए टॉपिक पे। एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? तो एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है, एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है? ये किसी भी मॉलिक्यूल का सिंपलेस्ट फॉर्मूला है। किसी भी मॉलिक्यूल का क्या है बेटा? सिंपलेस्ट फॉर्मूला है। फॉर एग्जांपल मैं डिस्कस करूं, जैसे मैंने ग्लूकोज की बात की, तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किसका? ग्लूकोज का, C6H12O6। तो इसका इंपेरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इंपेरिकल फॉर्मूला हो जाएगा बेटा इसका, तो इसमें ना हम इंपेरिकल फॉर्मूला फाइंड आउट करते समय कार्बन इज टू हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन का सिंपलेस्ट रेशियो लेंगे, जो कि क्या आ जाएगा? 1:2:1 आ गया। सिंपलेस्ट रेशियो तो यही आएगा। तो ये हमारे पास इसका सिंपलेस्ट रेशियो आ गया। तो जो इंपेरिकल फॉर्मूला होता है वो इस सिंपलेस्ट रेशियो से फाइंड आउट करते हैं। तो ये इंपेरिकल फॉर्मूला इसका आ जाएगा C1H2O1, C1H2O1। और सिंपली हम इसको क्या लिखते हैं? सिंपली हम इसको लिखते हैं CH2O। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12O6, इंपेरिकल फॉर्मूला इज CH2O। तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है और ये इसका इंपेरिकल फॉर्मूला है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में तो एक्चुअल नंबर ऑफ उसके कंस्टिट्यूएंट एटम्स लिखते हैं। ग्लूकोज के कंस्टिट्यूएंट एटम्स कौन से हैं? ग्लूकोज के कंस्टिट्यूएंट एटम बेटा कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। ग्लूकोज के कंस्टिट्यूएंट एटम्स कौन से हैं? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो इसमें देखो आप, ग्लूकोज के अंदर कितने कार्बन है? 6। हाइड्रोजन कितने हैं? 12। ऑक्सीजन कितने हैं? 6। तो ये इसके एक्चुअल नंबर हुए। ठीक। अब C6H12O6, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का जो सिंपलेस्ट रेशियो क्या आएगा? 6:12:6। ये सिंपलेस्ट रेशियो नहीं है, इसको सिंपलेस्ट रेशियो में कन्वर्ट करूंगा तो 6:12:6 का सिंपलेस्ट रेशियो क्या आएगा? 1:2:2। सॉरी, 1:2:1। 6:12:6, 1:2:1। तो ये इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? C/H/O/1:2:1। यानी ये इसका, तो अब इसको मैं इस फॉर्म में लिख दूंगा। तो ये इससे क्या आ गया हमारे पास? ये बन गया हमारा इसका इंपेरिकल फॉर्मूला। ठीक है। तो इंपेरिकल फॉर्मूले में तो क्या सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो लेना है बेटा। तो अब अगर हम मॉलिक्यूलर सबसे पहले हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की डेफिनेशन पढ़ते हैं। The formula which represents the actual number of each individual atom in any molecule is known as molecular formula. ये empirical formula क्या है? It is the formula which express the smallest whole number ratio of the constituent atom within the molecule. Empirical formula of different compound may be same, so it may or may not represent the actual formula of the molecules. ये सेकंड लाइन और क्लियर कर रहा हूं। आपको पहले तो एम्पिरिकल फॉर्मूला समझ में आ गया। ये तो एक्चुअल नंबर अगर हम शो करते हैं तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया। और इन नंबर्स का सिंपलेस्ट रेशियो से जो फॉर्मूला बन रहा है, इन नंबर का जो सिंपलेस्ट रेशियो से जो फॉर्मूला बन रहा है, उसको हम एम्पिरिकल फॉर्मूला कहेंगे। अब हम ये जैसे हम दो और एग्जांपल ले लें। मेरे पास दो मॉलिक्यूल हैं, बेंजीन एंड इथाइन। एसिटिलीन भी बोलते हैं इथाइन को। बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H6, इथाइन का C2H2।
ये तो हो गए मोलिकुलर फॉर्मूले। ये तो क्या हो गया बेटा, मोलिकुलर फॉर्मूले। अब इसमें कार्बन इस टू हाइड्रोजन का रेशियो कितना है, इसमें कार्बन इस टू हाइड्रोजन का रेशियो हो गया 1:1। और इस मोलिकुलर फॉर्मूले में भी कार्बन इस टू हाइड्रोजन का मोलिकुलर सिंपलेस्ट रेशियो क्या हो गया 6:6, तो 1:1। तो ये बेंजीन का मोलिकुलर फॉर्मूला है, ये इथाइन का मोलिकुलर फॉर्मूला है। अब मैं अगर इंपेरिकल फॉर्मूले की बात करूं तो इंपेरिकल फॉर्मूला ये तो हो गया इसका मोलिकुलर फॉर्मूला। एमएफ लिख दूं तो मोलिकुलर फॉर्मूला बेटा, ईएफ लिख दूं तो इंपेरिकल फॉर्मूला। तो इसका इंपेरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा CH, इसका इंपेरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा CH। तो यही लास्ट लाइन लिखी हुई है बेटा। देखो बेंजीन और इथाइन दो डिफरेंट मॉलिक्यूल हैं, इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H6 है और इसका C2H2 है इथाइन का। अब इसका सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो क्या हो गया 1:1, इसका भी CH का 1:1, तो इसका इंपेरिकल फॉर्मूला CH, इसका CH। तो ये देखो सेकंड लाइन ये लिखी हुई है, इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ डिफरेंट कंपाउंड मे बी सेम। जैसे आपने बेंजीन और इथाइन का देखा, सो इट मे और मे नॉट रिप्रेजेंट द एक्चुअल फॉर्मूला ऑफ द मॉलिक्यूल। तो यहां पर और तीसरी बात हम ये करें कि जैसे इथाइल एल्कोहल है हमारे पास। अब इथाइल एल्कोहल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया। इथाइल एल्कोहल क्या होता है, वैसे अपन ऐसे लिखते हैं ऑर्डिक में, तो पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो कंडेंस फॉर्म में लिखेंगे तो C2H6O, ये इथाइल एल्कोहल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। अब इसका मैं सिंपलेस्ट रेशियो बनाऊं तो ये है 2:6:1। इसका सिंपलेस्ट रेशियो बनेगा ही नहीं। इसका सिंपलेस्ट रेशियो का मतलब फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए। तो इसका जो जब किसी मॉलिक्यूल का ये वाला जो रेशियो है वो और ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं हो रहा हो, और ज्यादा लोअर नहीं जा रहा हो, और ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है, तो इसी को ही हम इसका रेशियो अज्यूम कर लेंगे। तो अब इसका इंपेरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इंपेरिकल फॉर्मूला भी यही हो जाएगा C2H6O। तो इथाइल एल्कोहल एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसका इथाइल एल्कोहल इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H6O, तो कार्बन इस टू हाइड्रोजन इस टू ऑक्सीजन 2:6:1। तो अब इसका और सिंपलेस्ट फॉर्मूला बन सकता है क्या, सिंपलेस्ट फॉर्मूला का मतलब ये हो गया कि ये 2 को 1 कर दो, 6 को 3 कर दो, नहीं बनेगा बेटा। अगर आपने 2 को 1 कर दिया तो इसको 3 कर दोगे, इसको कितना कर दोगे 0.5, तो ये सिंपलेस्ट नहीं हुआ, ये फ्रैक्शन में आ गया, गलत हो गया। इसीलिए इस केस में हम केवल यही लेंगे C2H6O। तो इथाइल एल्कोहल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और इंपेरिकल फॉर्मूला सेम हो गया। तो इसका मतलब क्या हो सकता है, दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के इंपेरिकल फॉर्मूले सेम हो सकते हैं। यस, दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के इंपेरिकल फॉर्मूले सेम हो सकते हैं, जैसे बेंजीन और इथाइन अभी हमने देखा। क्या किसी मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और इंपेरिकल फॉर्मूला सेम हो सकता है? यस, किसी मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और इंपेरिकल फॉर्मूला सेम हो सकता है। यस, इथाइल एल्कोहल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H6O और इंपेरिकल फॉर्मूला C2H6O। अब हम इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं बेटा, देखो तो एक पहले तो हम इसका एक रिलेशन बता रहा हूं, रिलेशन बिटवीन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल्स टू एम्पिरिकल फॉर्मूला होल एन। अब एन का मतलब बता रहा हूं बेटा, वेयर एन इक्वल्स टू मोलिकुलर फॉर्मूला मास और मोलर मास, मोलिकुलर फॉर्मूला मास जिसको हम मोलर मास भी बोलते हैं, मोलिकुलर मास भी बोलते हैं, और इंपेरिकल स्पेलिंग से कर लेना, हाँ,
empirical formula mass मोलिकुलर फॉर्मूला मास अपॉन, देखो समझो, जैसे मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको और उसको फिर मैं ही सॉल्व कर रहा हूं ताकि कंसेप्ट समझ में आ जाए, इस दोनों फॉर्मूले को एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं। मोलिकुलर मास ऑफ ग्लूकोज इज, क्वेश्चन ये है, मोलिकुलर मास ऑफ ग्लूकोज इज 180 and its empirical formula is CH2O. Find out molecular formula of ग्लूकोज। क्वेश्चन मैंने लिख दिया, क्वेश्चन लिखा है मोलिकुलर मास ऑफ ग्लूकोज इज 180 एंड इट्स एम्पिरिकल फॉर्मूला इज CH2O। फाइंड आउट मोलिकुलर मास ऑफ ग्लूकोज। तो सबसे पहले हमारे पास जो गिवन डेटा है उसके बेस पे हमारे पास मोलिकुलर फॉर्मूला मास कितना गिवन है, मोलिकुलर फॉर्मूला मास गिवन है बेटा 180 इज द मोलिकुलर फॉर्मूला मास। इज इट क्लियर? ये हमारे को मोलिकुलर 180 हमारे को मोलिकुलर ये दे रखा है, कितना दे रखा है 180। इज इट क्लियर? तो मोलिकुलर फॉर्मूला मास, इंपेरिकल फॉर्मूला मास हम इजीली निकाल लेंगे बेटा, क्योंकि इंपेरिकल फॉर्मूला मास निकालने के लिए हमको क्या करना है, इंपेरिकल फॉर्मूला मास यानी हमारे पास CH2O है तो कितना आ जाएगा 30। कैसे आया? अरे बेटा ये कार्बन 12, ये हाइड्रोजन 2 और ये 16, 30। कार्बन का 12, हाइड्रोजन 2 है तो एक का 1, 2 का 2, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16। तो हमारे पास इंपेरिकल फॉर्मूला मास कितना आ गया 30। इंपेरिकल फॉर्मूला मास कितना आ गया बेटा 30 आ गया। इज इट क्लियर? तो n की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, मोलिकुलर फॉर्मूला मास अपॉन इंपेरिकल फॉर्मूला मास। n क्या है वो भी अभी समझ में आएगा, इसी एग्जांपल से आएगा बेटा, पेशेंस रखो। तो 180 डिवाइड बाय 30 तो कितना आ गया 6। तो हमारे पास n की वैल्यू क्या आ गई 6। अब ये जो n की वैल्यू है यहां रखूंगा मैं 6, तो मेरे पास ये n की वैल्यू आ गई बेटा। तो ये हमारे पास n की वैल्यू आ गई, तो मैंने यहां n की वैल्यू क्या रख दी 6 रख दी, या n की वैल्यू क्या रख दी, ये वाली 6 पुट कर दी। और इंपेरिकल फॉर्मूला हमको क्या गिवन है, इंपेरिकल फॉर्मूला हमको गिवन है, तो यहां इंपेरिकल फॉर्मूला क्या है, यहां इंपेरिकल फॉर्मूला क्या रखूंगा CH2O। तो ये जो 6 है वो अब अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो यहां पर क्या हो गया ये C6H12O6। तो मोलिकुलर फॉर्मूला इज इक्वल टू क्या हो गया, इंपेरिकल फॉर्मूला, ये इंपेरिकल फॉर्मूला होल है, ये n की वैल्यू है, ये हमारी n की वैल्यू है। इज इट क्लियर? तो हम आपको ये दो फॉर्मूले समझ में आने चाहिए, मोलिकुलर फॉर्मूला इक्वल टू इंपेरिकल फॉर्मूला का होल n की वैल्यू फाइंड आउट कैसे करेंगे, मोलिकुलर फॉर्मूला मास डिवाइड बाय इंपेरिकल फॉर्मूला मास। मोलिकुलर फॉर्मूला मास को इंपेरिकल फॉर्मूला मास से डिवाइड कर देंगे तो ये 180 डिवाइड बाय 30 इक्वल टू 6 आ जाएगा। अब ध्यान दो, अब अपन इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो अभी मैं ऑफ करता हूं, आपको इंपेरिकल फॉर्मूला मोलिकुलर फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन कर लेते हैं अपन।
ध्यान दो, द सिंपलेस्ट फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड कंटेनिंग 50% ऑफ x एंड 50% ऑफ y। ये बोल रहा है कंपाउंड है x और y, x और y से बना एक कंपाउंड है, ठीक है। तो इसमें हम इस तरह से टेबल फॉर्म में करेंगे कि इस टेबल में क्या है, देखो एलिमेंट नेम विद देयर सिंबल, तो ठीक है एलिमेंट का x और y सीधा लिख देता हूं। तो x और y हमारे पास दो एलिमेंट्स है। पहले क्वेश्चन ढंग से पढ़ लो, द सिंपलेस्ट फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड कंटेनिंग 50% ऑफ एलिमेंट x एंड 50% ऑफ एलिमेंट y। तो इसमें x और y दो एलिमेंट्स हैं और इसके एटॉमिक मास हमको कितने गिवन है, x का कितना गिवन है 10, x का एटॉमिक मास कितना गिवन है, एटॉमिक मास x का कितना गिवन है 10, एटॉमिक मास y का कितना गिवन है 20। अब वेट परसेंटेज कितने, अब परसेंटेज कितने गिवन है, ये तो एटॉमिक मास आ गया, और अब हमारे को परसेंटेज कितने गिवन है, दोनों के 50-50% गिवन है। तो यहां जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है बेटा, ये तो एलिमेंट्स के नेम, ये हो गए हमारे एटॉमिक मास, और अब यहां आता है रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स, जिसको हम RNA कहते हैं शॉर्ट में। क्या कहते हैं, RNA। RNA मतलब क्या होता है, रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स। बस आप रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स क्या होते हैं, रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स बेसिकली बेटा, रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स, रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स परसेंटेज डिवाइड बाय एटॉमिक मास, ठीक है। और रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स भी निकालेंगे, वो क्वेश्चन आता जाएगा, मैं क्लियर करता जाऊंगा। जब आपको इस तरह से परसेंटेज गिवन हो, जब आपको इस तरह से परसेंटेज गिवन हो, जैसे इस क्वेश्चन में आपको x का 50% और y का 50% गिवन है, यानी x और y के परसेंटेज गिवन है और उनके एटॉमिक मास गिवन है, तो हम इंपेरिकल फॉर्मूला कैसे फाइंड आउट करेंगे। तब हम इंपेरिकल फॉर्मूला में उसका RNA निकालेंगे। RNA का फॉर्मूला क्या होता है, RNA को हम फुल फॉर्म क्या है, रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स, रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स। तो इसका फॉर्मूला क्या है, परसेंटेज बाय एटॉमिक मास। तो यहां आ जाएगा 50 डिवाइड बाय 10, कितना आ गया 5, और यहां आ जाएगा 50 डिवाइड बाय 20, कितना आ गया 2.5। अब हम इसका सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो फाइंड आउट करेंगे। अब हम इसका क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, अब हम इसका सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो फाइंड आउट कर रहे हैं। तो ये 5 है, ये 2.5 है। तो जो RNA, जैसे यहाँ 2 RNA है, 2 हो सकते हैं, आगे क्वेश्चन कराऊंगा 3 भी आएंगे, 4 भी आएंगे। तो जो RNA वैल्यू है उसको देखकर ही हम सिंपलेस्ट एटॉमिक रेशियो या सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो एटम्स के निकालते हैं। तो 5 और 2.5 का सिंपलेस्ट रेशियो क्या आएगा, वैसे तो आप 11 में आ गए हैं तो साफ दिख रहा है 2.5:5 मतलब 1:2, और नहीं भी तो कभी वैल्यू थोड़ी सी टिपिकल आ जाए तो उस केस में आपको क्या करना है, जो लोवेस्ट RNA है उसको डिवाइड करना है बाकी रिमेनिंग से। तो यहाँ रिमेनिंग तो 1 ही है, तो RNA डिवाइड बाय लोवेस्ट RNA, इन दोनों में लोवेस्ट RNA कौन सा है, ये वाला। तो कितना आ गया 2, और यहां पर 2.5 1, तो सिर्फ 2:1 आ गया। हमारे पास क्या आ गया, x:y क्या आ गया 2:1। तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया x/y, ठीक है, क्योंकि x/y क्या आ गया 2:1। तो दो x कितने हैं 2, तो x2, y कितना है 1, तो ये आ गया। आप देख लो सिंपल RNA निकालना है। चलो मैं 1-2 क्वेश्चन और कराता हूं तो समझ में आ जाएगा कि अगर किसी को कोई स्टेप समझ में नहीं आई हो तो इसी तरह का थोड़ा एक क्वेश्चन और करा देता हूं तो आपको और समझ में आ जाएगा। ध्यान दो, ये देखो, poisonous gas used during World War First contained 12.1% carbon, 16.2% ऑक्सीजन एंड 71.7% क्लोरीन। ठीक है, जिन स्टूडेंट को इंपेरिकल फॉर्मूला अगर पिछले क्वेश्चन से समझ में नहीं आया तो इससे समझ में आ जाएगा। तो मैंने क्या कहा, सबसे पहले हम इनका क्या कर लें, हमारे पास कितने एटम्स हैं
हमारे पास बेटा 3 एटम्स हैं। फर्स्ट कौन सा है? कार्बन। फर्स्ट कौन सा है? कार्बन। सेकंड कौन सा है? ऑक्सीजन। थर्ड कौन सा है? क्लोरीन। एलिमेंट्स लिख दिए हमने। ओके, यस। अब हमारे पास ये तो हो गए एटम और ये हो गए इनके। अब मैं लिख रहा हूं एटॉमिक मास। क्या लिख रहा हूं? एटॉमिक मास। तो कार्बन का एटॉमिक मास 12, ऑक्सीजन का 16, क्लोरीन का 35.5। एटॉमिक मास लिखने के बाद इसके परसेंटेज जो गिवन है वो लिख लेते हैं। कितना गिवन है ऑक्सीजन का कार्बन का परसेंटेज? कार्बन का परसेंटेज गिवन है 12.1%। ऑक्सीजन का गिवन है 16.2%। जो गिवन है वही लिख रहे हैं अपन। ये है 71.7%। ये हो गया परसेंटेज कार्बन का ये सारा का सारा गिवन है हमारे को। अब हम आरएनए निकाल लें। आरएनए क्या होता है? रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स। रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स क्या होता है? रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स होता है परसेंटेज डिवाइड बाय एटॉमिक मास। तो परसेंटेज कितना दे रखा है? 12.1 डिवाइड बाय 12, और 12.1 डिवाइड बाय 12 और इसका कितना आ जाएगा? 16.2 डिवाइड बाय 16। परसेंटेज बाय एटॉमिक मास 71.7% डिवाइड बाय 35.5। ठीक है, अब मैं इसको सॉल्व करता हूं। 12.1 डिवाइड बाय 12 1.01। ये भी 1.01 आएगा। इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ रहा है 2.02। अब ये हमारे पास क्या आ गया? हमारे पास ये आरएनए की वैल्यू आ गई। हमारे पास जैसे ही आरएनए की वैल्यू आ गई तो हम इस आरएनए की वैल्यू में किसकी वैल्यू पुट करेंगे? अब हम इस आरएनए की वैल्यू से क्या फाइंड आउट करेंगे? इस आरएनए की, अब ये हो गया आरएनए। अब आरएनए की वैल्यू के बाद हम क्या फाइंड आउट करेंगे? सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। अब यहां पर हमारे पास 3 आरएनए है बेटा। अब इसको सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में कन्वर्ट करना है तो ये ज्यादा है और ये दोनों सेम है। तो हम क्या करेंगे? सारे आरएनए को लोवेस्ट आरएनए से डिवाइड कर देंगे। तो 1.1, तो यहाँ लोवेस्ट 1.01 ही है। ये देखो 1.01, 1.01, 2.02। तो इसका रेशियो निकालना है बेटा। तो रेशियो निकालने का तरीका ये है कि लोवेस्ट आरएनए को बाकी सब से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहां पर क्या आ जाएगा? ये आ गया हमारे पास सिंपलेस्ट रेशियो 1:1:2। यानी मेरे पास जो रेशियो आ गया कार्बन इस टू ऑक्सीजन इस टू क्लोरीन का, वो क्या आया? 1:1:2 ये आया। यानी 1 कार्बन 1, तो ये COCl2। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ, दिस इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ COCl2। दिस इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ COCl2। इज इट क्लियर? ध्यान से देख लो। एक और क्वेश्चन करते हैं। डिटरमाइन द, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बेटा। तो डिटरमाइन द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ एन ऑक्साइड ऑफ आयरन व्हिच हैज 69.9% आयरन एंड 30.1% ऑक्सीजन बाय मास। तो यहां हमारे पास वापस ये आ गया बेटा। फर्स्ट आ गया हमारे पास आयरन, सेकंड आ गया हमारे पास ऑक्सीजन, और आयरन का एटॉमिक मास कितना आया? आयरन का एटॉमिक मास 56 आया, ऑक्सीजन का 16 आया। परसेंटेज कितना है? परसेंटेज इसका आयरन का 60.9 दे रखा है, इसका 31.1 दे रखा है।
आरएनए निकाल लूं मैं, तो आरएनए फाइंड आउट कर लेता हूं मैं। तो आरएनए फाइंड आउट करूंगा तो क्या आ जाएगा, आरएनए क्या होता है, परसेंटेज डिवाइड बाय एटॉमिक मास, परसेंटेज डिवाइड बाय एटॉमिक मास। तो ये वैल्यूज कितनी आएगी, तो 69.9 डिवाइड बाय 56, तो ये वैल्यू आ रही है बेटा 1.25। कितने आएगी बेटा 1.25, और 30.1 अपॉन 16 ये वैल्यू आ जाएगी 1.88। इसको सॉल्व करना है बेटा, आप कैलकुलेशन पर मत जाओ, आपको मैं अप्रोच समझा रहा हूं। अब इन दोनों में अब इसका सिंपलेस्ट रेशियो निकालना है अपन। अब सिंपलेस्ट रेशियो निकालने के लिए एसआर मतलब सिंपलेस्ट रेशियो, तो मैंने क्या कहा, दोनों में से जो लोवेस्ट आरएनए हो उसको दोनों से डिवाइड कर दो। तो 1.25 की वैल्यू कम है, तो 1.25 को 1.25 से डिवाइड कर दो, और 1.88 को, ये मैथमेटिकल टूल है कि रेशियो कैसे निकालते हैं। तो इसके लिए सबसे फर्स्ट स्टेप होती है कि दोनों आरएनए में से जो लोवेस्ट हो उसको दोनों से डिवाइड कर दो, तो एक वैल्यू तो 1 आ ही जाएगी। अगर 3 आरएनए होते, या सपोज करो 3.66 भी होता, एक थर्ड और एटम होता सपोज करो, तो हम फिर 3.66 को भी किससे डिवाइड करते हैं, 1.25 से, और वो थर्ड एलिमेंट का रेशियो बताता। अब यहां पर क्या हो गया, 1.25 अपॉन 1.25 वैल्यू कितनी आ गई बेटा 1, और 1.88 अपॉन 1.25 इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ गया 1.5। अब आप बोलोगे सर कहां आया इससे सिंपलेस्ट रेशियो, कोई बात नहीं, ठीक है, क्योंकि सिंपलेस्ट रेशियो निकालने के लिए हमको हमारा अपना मैथमेटिकल स्किल्स भी यूज करना पड़ेगा। अब अपन जब सिंपलेस्ट रेशियो निकाल रहे हैं तो ये कॉलम सिंपलेस्ट रेशियो का ही है, तो बहुत बार तो क्या हो जाता है, ये 1 आ गया, ये 2 आ गया, तो 1:2 हो गया, ये 2 आ गया, ये 3 हो गया, तो 2:3 हो गया, ये 3 आया और ये 2 आया, तो 3:2 हो गया, आ गया आंसर। लेकिन अगर आरएनए जो 1.25 और 1.88, तो ये लोअर आरएनए है, तो लोअर आरएनए को वापस डिवाइड किया, 1.25 को 1.25 से डिवाइड किया, और यहाँ 1.88 को 1.25 से, और उसके बावजूद भी हमारे पास ये वैल्यू फ्रैक्शन आ गई। तो इन दोनों के बीच का सिंपलेस्ट रेशियो देखो क्या बनेगा, तो हम किस इंटीजर से मल्टीप्लाई करें, किस वैल्यू से मल्टीप्लाई करें कि होल नंबर आ जाए। तो हम अगर इसको लोवेस्ट वैल्यू, तो मैं इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करूं तो इसको भी 2 से करूं, क्योंकि इसको जब मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो इसको भी 2 से करूंगा, तो ये क्या आ जाएगा 2, और ये क्या आ जाएगा 3। तो लोवेस्ट नंबर सबसे पहले 2 ले लो, और 2 से नहीं हो रहा है तो या तो 2 से हो जाएगा या फिर 3 से हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2 से किया तो 2 आ गया। तो अब यहां पर जो हमारे पास जो सिंपलेस्ट रेशियो रहा बेटा, सिंपलेस्ट रेशियो जो रहेगा यहां, वो सिंपलेस्ट रेशियो क्या रहेगा, सिंपलेस्ट रेशियो आयरन इज टू ऑक्सीजन का क्या रह जाएगा, वो रह जाएगा हमारे पास 2:3। इसका मतलब हमारे पास जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा बताओ, Fe2O3। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बेटा, एनसीईआरटी बुक एंड एक्सरसाइज 3, 4, 5, 6, 7, 1 to 10 के अंदर ही ये क्वेश्चन मिल जाएगा। तो ये Fe2O3 हो गया। तो इस तरह से हम इंपेरिकल फॉर्मूला फाइंड आउट करते हैं। जनरली क्वेश्चन ऐसे आते हैं जैसे मैंने अभी बताया आपको। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन मैं नहीं करूंगा, अब आप करो इसके अंदर। ये क्वेश्चन अब आप सेल्फ सॉल्व करेंगे, इसका आंसर इधर गिवन है। नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट होती है सबसे पहले ये क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। लेकिन नेक्स्ट वीडियो से पहले ये क्वेश्चन सॉल्व करके रखना। आंसर आएगा तो कॉन्फिडेंस आपका बिल्डअप होगा, और नहीं आता है तो आपको गलती समझ में आएगी कि हमने गलती कहां की, मैं सॉल्व करके बताऊंगा। फिर हम आगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट पॉइंट के साथ फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।